भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र और अटूट रिश्ता माना जाता है, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों के कारण संबंध में दरार भी आना स्वाभाविक है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक और कानूनी व्यवस्था प्रगतिशील हो और पूर्ण न्याय के मद्देनजर निर्णय किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक के लिए 6 माह की निर्धारित अनिवार्य अवधि को समाप्त करने के निर्णय पर बात करेंगे। अनुच्छेद 142(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्तियों को भी समझेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इस निर्णय का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, तलाक के मामले में निर्धारित अनिवार्य अवधि की समाप्ति। तो अभी जो 6 महीने की मामला था कि यदि आप तलाक लेना चाहते हैं, एक दंपति है, तो सबसे पहले 6 महीने का उसे कूलिंग पीरियड फेस करना होता था। उसके बाद ही इस पर आगे प्रक्रिया बढ़ती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थिति तय किया है कि इन परिस्थितियों में तलाक जो है शीघ्र ही मिल जाएगा। अपनी जो शक्तियां हैं उसकी संविधान के द्वारा 142 अनुच्छेद के तहत उसके तहत ये सब किया गया है। तो इसको जरा हम डिटेल से इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी है। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि संविधान के जुड़े हुए मसले पर जब कोई मामला आता है, उससे जब कोई निर्णय दिया जाता है, उसके लिए जिस पीठ का गठन होता है उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो 5 जजों की बेंच थी। संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि किसी भी दंपति को बिना फैमिली कोर्ट गए सीधे तलाक मंजूर किया जा सकता है। ये कंक्लूजन है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो बाकी भी परतें इसकी जो है इस फैसले की आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ फैमिली कोर्ट की बात की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक एक कूलिंग पीरियड हुआ करता था कि यदि आपको तलाक चाहिए तो जिला कोर्ट में जाकर के अपना मामला दायर करते थे और 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता था। उसके बाद तलाक पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती थी। यहाँ अगर आप हेडिंग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स इट कैन डायरेक्टली ग्रांट डाइवोर्स टू कपल्स अंडर आर्टिकल 142। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 142(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान क्या विशेषाधिकार देता है, क्या वह अपने विवेक के आधार पर किस हद तक फैसला ले सकती है, इसको हम समझेंगे। और यह जो पूरा निर्णय हुआ है यह किस तरह से आगे काम करेगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, इन सब मुद्दों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। यह मुद्दा है क्या, दरअसल सबसे पहले इसे समझ लीजिए। मामला था 2014 का। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के दरमियान ये मामला था। इसके अलावा भी कई याचिका जो है इसी केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। यह याचिका क्यों पहुंचा था? इस याचिका में यह कहा गया था कि दोनों पक्ष जो हैं, दंपति में जो दोनों कपल्स हैं, पति और पत्नी, दोनों ही इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने वैवाहिक रिश्ते को खत्म कर लेना चाहिए, उन्हें तलाक मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो कोर्ट का एक प्रोसेस है कि 6 महीने का आपको कूलिंग पीरियड फेस करना पड़ेगा, तो ये नहीं चाह रहे थे ये दंपति। इस वजह से ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंचे कि मुझे यथाशीघ्र जो है आप इस चीज से निजात दे दीजिए, आप हमारा निर्णय कर दीजिए कि अब हम पति पत्नी नहीं रहना चाहते, हमें तलाक मिल जाना चाहिए। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के तहत अनुच्छेद 142(1) के तहत आपको जो विशेषाधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए हमारे पक्ष में यह फैसला कर दीजिए। तब से ही ये मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ऐतिहासिक फैसला फिर सुनाया है, जो निश्चित तौर पे भारतीय जो है पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। निर्णय क्या दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। खंडपीठ ने कहा है कि ऐसा तभी किया जा सकता है। देखिए, जो अभी निर्णय दिया गया है कि ठीक है आप 6 महीने का कूलिंग पीरियड नहीं फेस कीजिए और तत्क्षण आपको तलाक मिल जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के तर्क में कहा है कि यह तभी किया जा सकता है जब पति पत्नी के बीच सुलह की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हो, कोई गुंजाइश नहीं बचा हो कि अब इनके वैवाहिक रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस स्थिति में इस तरह का मामला किया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में तलाक के इच्छुक दंपति को अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तलाक लेने के आधार क्या हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी समझा दिया है कि ठीक है आपको कूलिंग पीरियड फेस नहीं करना पड़ेगा, कुछ आधार देते हैं। यदि ये मामला आता है कंडीशन समक्ष में, तब जाकर के आपको तत्क्षण तलाक मिल सकता है। तो वह क्या क्या मामला है देख लीजिए। पति या पत्नी में से कोई
भी शादी के पश्चात क्या होता है, अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तब जाकर के इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उन्हें तलाक तत्क्षण मिल सकता है। दूसरी स्थिति क्या है कि शादी के बाद क्या होता है, जो भी उनका लाइफ पार्टनर है उनमें से कोई एक जो है मानसिक या शारीरिक क्रूरता एक के साथ करता हो और दोनों पक्ष फिर इस स्थिति में तैयार हो कि उन्हें तलाक लेना है, तो तत्क्षण इस स्थिति में भी मिल जाएगा। और यदि कोई ठोस कारण नहीं है और बिना ठोस कारण के दोनों ही मतलब पति पत्नी जो हैं 2 साल या उससे लंबे समय से अलग रह रहे हो, तब भी इस तरह की मामला बन जाएगा। अब यहां इसको समझ लीजिए, ठोस कारण का क्या मतलब है। यहां देखिए, ठोस कारण कैसे हो सकता है कि मान लीजिए किसी लड़के की किसी से विवाह होता है और वह लड़का यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए मुखर्जी नगर आ जाता है और उसे 2-3 साल का समय लग जाता है और वो ठान के एकदम बैठा हुआ है कि जब तक क्वालिफाई हो नहीं जाएंगे, कलेक्टर बन नहीं जाएंगे, तब तक घर जाएंगे नहीं। अब इस स्थिति में क्या है, उसके पास एक ठोस कारण है। अच्छा, उसके जो रिश्तेदार है वह भी इस बात से एग्री करते हैं कि ठीक है आप प्रिपरेशन कीजिए, तो एक ठोस कारण है उसके पास, ठीक है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था अगर ना हो, तार्किक वजह ना हो, तो फिर 2 साल या उससे लंबे समय से यदि दोनों ही सेपरेट रह रहे, तब भी इस स्थिति में उनको तत्क्षण तलाक की व्यवस्था कर दी जाएगी। दोनों पक्षों में से कोई एक हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले, यानी कि जब उनका विवाह हुआ था तो दोनों ही हिंदू धर्म के तहत विवाह हुआ था, दोनों ही मानते थे। लेकिन शादी के पश्चात यदि कोई एक पक्ष जो है हिंदू छोड़ के बाकी किसी भी धर्म को अपना ले, तो दूसरे पक्ष को लगे कि हम संबंध को तोड़ना चाहें, तब भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में से कोई एक पक्ष जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाए और उसके साथ अब ऐसा लगे कि वैवाहिक जीवन बिताना संभव नहीं है, तब भी उन्हें तलाक के लिए छूट मिल सकती है। अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए, तब भी यह स्थिति उत्पन्न होगा। अब यहां आपको 1-2 बातें देखने की जरूरत है। यहां देखिए, कहा गया मानसिक रूप से यदि बीमार हो जाता है तब भी उन्हें तलाक मिल सकता है अगर वो चाहे तो, और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तब भी। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मामले दिए गए हैं, यहां पर एक नैतिक मुद्दा उत्पन्न होता है कि मान लीजिए आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वह जब उनकी स्थिति अच्छी थी, दैहिक स्थिति अच्छी थी, वह स्वस्थ थे, तब तो आप उनके साथ रहे। लेकिन जैसे ही उनकी स्वास्थ्य बिगड़ा है, मानसिक रूप से वो बीमार हो गए हैं या कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हैं, उस कंडीशन में आप उनका साथ छोड़ना चाहते हैं और जो न्यायालय व्यवस्था है वह साथ छोड़ने की तत्क्षण इजाजत भी देती है, तो निश्चित तौर पर जो पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके समक्ष एक नैतिक पहलू उभर करके सामने आएगा। तो इस मुद्दे के सामने भी यह चीजें आएगी, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर यह भी है कि जो दंपत्ति हैं उनमें से किन्हीं एक को संक्रामक यौन रोग से अगर पीड़ित हो जाए और दूसरा पक्ष यदि तलाक लेना चाहे, तो उन्हें भी तत्क्षण इसकी व्यवस्था हो सकती है। अगर पति या पत्नी में से कोई संन्यास ही ले ले, है ना, विवाह जब हुआ ठीक था, लेकिन उसके बाद यही लगता है, दोनों में से किन्हीं एक को लगता है कि सांसारिक जो ये व्यवस्था है उनसे उनका मन अब उब चुका है, वो संन्यास लेना चाहते हैं, तब भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। ये कुछ आधार दिए गए हैं, इन आधारों को ध्यान में रख करके ये फैसला किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया इस फैसले को देते हुए कि आप इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए कि अगर जिला अदालत देती है या हाई कोर्ट देती है, तो उसको ध्यान रखना है कई पक्षों को। ऐसा नहीं है कि इस फैसले को आधार बना के मनमाने ढंग से सभी को तलाक तुरंत दे दिया जाए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि आप इन 5-6 चीजों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा भी जो पारिवारिक स्थिति है, यदि बच्चे हैं उनके साथ, तो बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया जाए, ठीक है। अब यहां समझ लीजिए, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की वर्तमान प्रक्रिया क्या है। अभी तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में आप क्या हो सकता है कि 6 महीने कूलिंग पीरियड फेस करने की जरूरत नहीं है। यदि लग रहा है कि विवाह अब नहीं चल सकता है, तो ठीक है, तलाक ले लीजिए। लेकिन अभी तक क्या प्रक्रिया है, या ये जो कुछ मसले हैं, इसके अलावा अभी भी मतलब कूलिंग पीरियड तो अभी भी 6 महीने का होगा, इसके अलावा जो मसला होगा उसमें तो कूलिंग पीरियड फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक जो हिंदू विवाह अधिनियम चलता रहा है, उसके तहत तलाक कैसे लिया जाता है, क्या प्रक्रिया है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसकी धारा 13B को यहां समझना जरूरी है। देखिए, इस टॉपिक को समझते हुए आपको 2 चीजें को ध्यान रखना है। एक तो है अनुच्छेद 142 और इसका भी
एक, ठीक है, 142 एक को समझना है, ये संविधान का आर्टिकल है। और यहां पर समझना है हिंदू मैरिज एक्ट की जो है सेक्शन 13B को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस दोनों ही चीजों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। तो इसकी धारा 13B कहता है कि आपसी सहमति से कोई भी जो कपल हैं वह तलाक ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया यह है कि तलाक के लिए दोनों पक्षों को जिला अदालत में याचिका दायर करनी पड़ेगी। जब यह जिला अदालत में याचिका दायर करें तो उसके लिए यह है कि इस आधार पर कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ रहने में अब सक्षम नहीं है और उनमें यह परस्पर सहमति है कि विवाह को अब भंग कर दिया जाए। इस स्थिति में अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जब वो जिला अदालत पहुंचे थे, उन्होंने ये मामला दिया तलाक का और ये दायर कर लिया गया। अब यहाँ से इन्हें 6 माह का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। अभी जो मामला होता है 6 माह का, देखिए यह जो है एक तरह का, इसको कहते हैं ना कि एक तरह का होता है कि वक्त दे दिया। कई बार आपसी सहमति बन जाती है दोनों पक्षों में, कई बार सुनवाई होती है, मान लीजिए महिला आयोग है, वहां पर दोनों पक्ष जाते हैं, बात विमर्श होता है, काउंसलिंग होता है, दोनों तरफ के परिवार इन्वॉल्व होते हैं, समाज इन्वॉल्व हो जाता है। तो कई बार संभव होता है कि दोनों पक्षों के बीच जो मनमुटाव है वह समाप्त भी हो जाता है और दोनों पक्ष फिर से राजी हो जाते हैं कि चलो हमारे जो ये वैवाहिक संबंध है उसको जारी किया जाए। तो निश्चित तौर पर कानून जो है इसका भी ध्यान रखती है कि कहीं ना कहीं कोशिश यह हो कि परिवार टूटे ना। लेकिन जब कुछ ऐसे कंडीशन हो जिसमें यह संभव ही ना दिखता हो कि अब दोनों ही पक्ष आपस में साथ नहीं रह सकते हैं, उनका अलग होना ही एकमात्र विकल्प बचा है, उस कंडीशन में यदि वो कुछ चीजें जैसा कि मैंने 5-6 चीजें बताई उसको फिलफिल कर रहे हैं तो उसको तत्क्षण तलाक दे दिया जाए, यह व्यवस्था है। अब यहां जैसा कि मैंने चर्चा कहा कि अनुच्छेद 142 जो संविधान का है वह आपके लिए जरूरी भी हो जाएगा और यह जो है सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना है, यह सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार की शक्ति देता है। पूर्ण न्याय की जब बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को यह दिया जाएगा 142 के तहत। यह नहीं कि यहां जिला अदालत को भी यह अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसको बहुत क्लियर करके समझ लेना है। अनुच्छेद 142 की जो उपधारा 1 है उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मसले में न्याय जो है किसी पक्ष को नहीं मिल रहा है, कानून बाधा बन के न्याय के रूप में आ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अनुच्छेद 142A का अपना जो विशेषाधिकार की शक्ति है उसका प्रयोग करती है और पूर्ण न्याय देने के लिए जब चलती है, आवश्यक हो जाता है, तभी इसका प्रयोग किया जाता है। और इस तरह पारित कोई भी डिग्री या ऐसी क्रिया आदेश पूरे भारत में लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए इस पर 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर यह निर्णय दे दिया, तब यह स्थिति जो हो जाएगा पूरे देश भर में यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का लागू होगा। बाकी अदालतें भी समय समय पर इसका रेफरेंस देते हुए आपको नजर आ जाएंगी। अब इस निर्णय का प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैवाहिक जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, एक पवित्र रिश्ता है, भारत में इसे मानते हैं, ठीक है। भारत में तो हिंदू में तो आप जानते हैं कि 7 जन्मों का संबंध मानते हैं। तो इस पर अब जब संबंध विच्छेद की बात आएगी तो निश्चित तौर पे पारिवारिक चीजें इससे जुड़ी हुई है, सामाजिक चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है, और समाज और परिवार से राजनीति जुड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अब सामाजिक व्यवस्था में। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं यह भी आपके लिए जानना जरूरी हो गया है। अब यहाँ क्या हो सकता है, सकारात्मक पहलू क्या है कि शोषण में कमी आ सकता है। अब शोषण में कमी आने का मतलब क्या है कि मान लीजिए तलाक की अर्जी लगाई गई थी, 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया है, उस दरमियान किसी महिला को मान लीजिए उनका मानसिक शोषण हो रहा था या शारीरिक शोषण हो रहा था, अपने पति और ससुराल वाले से वो तंग आ गई थी, तब जाकर के उसने अर्जी दिया था। लेकिन अब कानून कहता है हिंदू मैरिज एक्ट की भैया तब भी आपको 6 महीना साथ में रहना पड़ेगा। अब इस महिला की स्थिति है कि ये शक्ल नहीं देखना चाहती है अपने ससुराल वाले को, लेकिन आप कह रहे हैं ना 6 महीना तो रहना ही पड़ेगा आपको साथ में, तब जाके स्थिति और खराब हो जाती है। इस महिला पे संभव है कि शोषण बढ़ सकता है। ये महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर के भी हो सकता है, तरह तरह की चीजें। तो यहां पे कमी आएगी। आप जब चाहते हैं कि नहीं संबंध आगे नहीं बढ़ेगा, संभव ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो अच्छा है कि संबंध विच्छेद
हो जाए और वह कानूनी तरीके से हो जाए तो बेहतर है। जीवन जीने की स्वतंत्रता के अनुकूल यह बात आता है, यानी कि अब आप यह देख सकते हैं कि व्यक्तिवाद की बात यहाँ की गई है कि व्यक्ति स्वतंत्र है कि यदि उसे लगता है कि संबंध तुरंत खत्म कर लेने की जरूरत है तो 6 माह की जरूरत नहीं है, आप संबंध खत्म कर लीजिए। और त्वरित न्याय की बात भी की गई है। यह त्वरित न्याय दोनों ही संदर्भों में आपको देखने की जरूरत है। एक तो संदर्भ आप यहाँ ले सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है या दोनों पक्ष हैं, उस दोनों पक्ष को त्वरित न्याय मिल गया, वो पूरे कानूनी झंझट से बच गए। ठीक है। दूसरा एक और पहलू है इसमें। दूसरा पहलू क्या है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास ढेर सारे केसेस का अंबार लगा हुआ है, तो उन जरूरी केसेस पे सुप्रीम कोर्ट अब अपना टाइम दे सकती है और यह मुद्दा जो है जल्दी सलट लिया जाता है। एक पहलू मैं आपको और बताना चाहता हूं, मान लीजिए 6 महीना का कूलिंग पीरियड दिया गया है, किसी महिला को अब है कि आप जो है यहां पर लॉयर हायर करेंगे। अब इसके पास लॉयर को देने के लिए मोटी रकम नहीं है, फीस नहीं है, लेकिन तब भी 6 महीना तक ये सब चीजें इसको झेलना पड़ सकता है। तो यदि त्वरित न्याय की बात आएगी तो यहां पर वो जो खर्च वगैरह है, आर्थिक विपन्नता की स्थिति जो उसके समक्ष आ जाएगी, यह उससे बच सकती है। नकारात्मक पहलू भी कुछ हो सकते हैं। वह क्या हो सकता है, देखिए क्रियान्वयन की समस्या आएगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मसला तो दे दिया है, लेकिन ध्यान रखिए जमीन पर इसे लागू कराने की जिम्मेदारी जो है सरकार और प्रशासन की हो जाती है। इस स्थिति में अब यहां पर एक मसला और आएगा कि जब जिला न्यायालय में यह मुद्दा आना शुरू होगा या जो मुद्दा पड़े हुए हैं, क्या उस पर हो क्या मसला आएगा, आगे समझ में भी आएगा, या फिर हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का जब ये बात आएगी तब देखना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन बाकी केसेस पर किस तरह से पड़ता है। अन्य केस की प्रकृति पर निर्णय की समस्या आ जाएगी। यहां भी समझिए, प्रकृति कहने का मतलब है ये जो तलाक का मामला जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं भरण पोषण से भी जुड़ा होता है ना। दूसरा जो आश्रित है, आश्रित इसमें कौन सा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है इनका, तो वह बच्चा का भरण पोषण कैसा होगा, पालन पोषण कैसे होगा। कोई महिला को तुरंत अगर मान लीजिए तलाक दे दिया जाता है तो संभव है कि एक पक्ष अधिक दबंग हो तो उसे कहा जाए कि चलो 15-20 लाख रुपया लो और तुरंत हमें तलाक दो। उस पर दबाव बनाया जा सकता है तो उस महिला को तुरंत से, अब उसका कोई बच्चा है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये सभी समस्याएं अचानक से उभर के सामने आने लग जाएगी। और दूसरे पक्ष का दबाव जैसे कि मैंने बताया था वह भी हो सकता है। और नैतिकता का मुद्दा मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई व्यक्ति है कि जीवन भर आप उसके साथ रहते हैं, वह व्यक्ति अचानक से मानसिक पीड़ा के शिकार हो जाते हैं या कुष्ठ रोग के शिकार हो जाते हैं, यौन रोग के शिकार हो जाते हैं, फिर आप उनसे कहते हैं कि इस आधार पे मुझे इनसे संबंध विच्छेद करना है। तो यानी कि सुख के समय आप उनके साथ रहे और जब दुख का वक्त आया तो आप उनसे संबंध विच्छेद करके किसी और के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब यह कंडीशन आएगा तो निश्चित तौर पे परिवार और समाज के सामने जो है नैतिकता का प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। तो ये सब स्थिति अब सामने आएगी, इस केस के बाद धीरे धीरे उभर के सामने आएगा। ये देखना होगा कि इस केस के बाद बाकी जो मुद्दे आएंगे तलाक के, इस तरह के और मुद्दे आएंगे, उस पर क्या प्रक्रिया होता है और खास करके सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो जिला अदालत हैं और हाई कोर्ट है वहां पर यह प्रोसेस कैसे चलता है। अब देख लीजिए, एक प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स का है, प्रैक्टिस के लिए इसे समझ लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा विकल्प कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित जो विधियां हैं उस विधियों से बाध्य नहीं होता है। तीसरा विकल्प कह रहा है देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चौथा कह रहा है संघ विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य विधानमंडल कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं। यह 4 विकल्प दिया गया है, आपको तय करना है कि इस चारों विकल्प में से कौन सा सही जवाब होगा। जो भी आपको सही जवाब लगता हो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइए। साथ ही इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या तर्क हैं, निश्चित तौर पे हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। मैं उम्मीद करता हूं आज इतने पहलू पे हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी और मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल